हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें से हमने कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले। तो जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा है, हमें डायरेक्ट पहले पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा पहला है वो है कंसनट्रेशन पे वो डिपेंड करता है। उसके बाद टेम्परेचर, फिर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ रिएक्शन और प्रेजेंस ऑफ लाइट। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जो हमारी कंसंट्रेशन रहती है उससे वो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। तो इसमें अपन थ्योरी लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर उसके बाद है हमारा टेम्परेचर। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें भी हम थ्योरी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेज देन द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज। फिर उसके बाद हमारा थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की थ्योरी में अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस द रिएक्शन रेट विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज इन द केमिकल बिहेवियर। तो ये जो है ये रिएक्शन रेट चेंज कर देता है कब, जब उस रिएक्शन में कोई भी परमानेंट चेंजेस नहीं आते। फिर उसके बाद है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया से हमारा क्या, तो जब हम सरफेस एरिया हमारा बढ़ेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी फास्ट होने लगेगी। फिर नेचर ऑफ रिएक्शन, तो वो कैसा होगा, स्पेसिफिक नेचर। और प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में जो हमारी रिएक्शन है वो फास्ट होने लगेगी। तो इसका एक एग्जांपल हो गया H2Cl2 H2 + Cl2 = 2HCl। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में हमको डिफरेंस बताना है। तो हम पहला हमारा डिफरेंस देखेंगे। तो ये जो हाईलाइट कर रखा है यही हमको हमारा मेन पॉइंट है। फिर इसके बाद जो बड़ी थ्योरी है वो अपन खुद भी बना सकते हैं। तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल है जो हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो ऑर्डर होता है इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन एंड हुज कंसंट्रेशन इज चेंज। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, हुज कंसंट्रेशन इज चेंज। फिर है ना जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी वो कैसा होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ये हमने कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और जो ऑर्डर होता है वो हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। फिर जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है वो कैसा होता है, हमेशा होल नंबर में होता है। और जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शनल नंबर में भी पॉसिबल है। और मॉलिक्यूलरिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती और ये ज़ीरो भी हो सकती है। फिर इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज़्म। तो ये जो है ये थ्योरेटिकल निकालते हैं तो ये किसी भी प्रकार की अपने मैकेनिज़्म की इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। और इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स मैकेनिज़्म। तो इसमें से हमारा 3 मार्क्स का बनता है क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स में 5 डिफरेंस लिखना सफिशिएंट है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है इसमें हमको बताना है ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। तो इसमें थोड़ा कट है। तो ये है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन पे बदलने पे ज़ीरो ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका अगर अपन देखें तो इसका फॉर्मूला होता है K = A0, कंसंट्रेशन में जो चेंज है -A अपॉन में टाइम। ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। और फिर उसके बाद है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या बोला है, द रिएक्शन इज सेड रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली। तो ये किस पे हो गया, जब है ना जो हमारी चेंज है वो कितने में आए, सिर्फ एक टर्म की कंसंट्रेशन पे चेंज आए। और इसका हो जाएगा K = 2.303 ln की वैल्यू अपॉन में टाइम और लॉग कंसंट्रेशन का रेशो। फिर हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमको पहले इसका फॉर्मूला दे दिया 1/A = KT + 1/A0। तो इसमें क्या है, जो 1/A है और जो T है इनके बीच में जो हमारा ग्राफ बन रहा है तो उसका स्लोप क्या है, E = K और इंटरसेप्ट क्या है 1/A0। ये हमारा इंटरसेप्ट है। लाइन कैसी बन रही है,
y इक्वल टू mx+c। तो हमारी स्ट्रेट लाइन हो गया। और फिर इसमें क्या पता है, सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो हमारी कंसंट्रेशन के ईच 2 रिएक्टिंग मोल, मतलब 2 कंसंट्रेशन के जो मोल है वो रिएक्ट करते हैं उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी, उसका जो हमारा एक्सप्रेशन था वो कैसा था, 2.303 अपॉन में टी, फिर ए अपॉन में A0। तो उसको हमको ड्राइव करना है। तो इतने में हम थ्योरी लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। तो इसमें अपन ने देखा था कि ये रिएक्शन से डिपेंड करती है, और 1 मोल, 1 मोल चेंज होने पे वो कंसंट्रेशन से डिपेंड करती है। फिर लेट द रिएक्शन ए, तो जो हमारा रिएक्शन है उसमें हमारा ए क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। सपोज इनिशियल कंडीशन ऑफ ए इज़ ग्राम मोल, तो उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कैसी है, ग्राम मोल। और आफ्टर टाइम टी सेकेंड एक्स मोल कंज्यूम्ड, उसके जो एक्स आफ्टर टाइम टी उसके एक्स मोल कंज्यूम हो गए, एंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज़ ए माइनस एक्स। तो रिएक्शन होने के बाद उसके कितने मोल बच गए, ए माइनस एक्स। फिर उसके बाद हमने क्या करा, सो आफ्टर टाइम टी, अब टी टाइम के बाद द रेट ऑफ कंसंट्रेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू ए माइनस टी। अब है ना, टी टाइम के बाद क्या होगा, जो हमारी रिएक्शन है कंसंट्रेशन है वो कैसी हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो उसको हमने करा dx/dt इक्वल्स टू ए माइनस एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने करा, फिर ये इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और एक कांस्टेंट लगाया। फिर इसके बाद हमको नॉर्मल इसका करना है इंटीग्रेशन, dx वाले को dx की साइड और dt को dt के साइड। तो हमने इसका नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करा, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है हमारा ln, और ये अपॉन में कैसा है, माइनस में दे रखा है, तो हमारा आएगा -ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू, के को कांस्टेंट बना के बाहर निकाला, dt का इंटीग्रेशन हुआ t, और एक कांस्टेंट आता है तो वो आ गया हमारा t। फिर उसके बाद अब जो हमारी फाइनल जो वैल्यू आई थी वो आई थी -ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू KT प्लस C। तो इसमें जो हमारा C है हमने उसको नाम दे दिया, तो वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर इफ़ t इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0। अब अपन ने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी कि जब हमारा टाइम 0 होगा तो हमारा जो रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो भी कैसा हो जाएगा, 0। फिर अभी x और t की जो वैल्यू है वो हमको हमारी इस इक्वेशन में रखना है। तो उससे जो हमारी फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी -ln a इक्वल्स टू C। उसके बाद हमने यहाँ से निकालेंगे C की वैल्यू, और C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद ln वाले को ln की साइड और कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड रखा, ln a अपॉन एक्स log m माइनस log n इक्वल्स टू क्या होता है, log m/n। तो वही हमने यहाँ पे रखा। उसके बाद k इक्वल्स टू हमारा आ गया 1/t ln a माइनस एक्स। यहाँ से अब हमने क्या करा, ये जो ln थी, ln की वैल्यू हमने रख दी 2.303 और बाय में t, और ये सब सेम। और ln को हमने चेंज के, ln क्या होता है हमारा 2.303 log, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। और ये जो है हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर इसके बाद हमारा है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये है, प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए हमने पहले थ्योरी में लिखा, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन इज़ दैट पीरियड इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस टू हाफ। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है कि ऐसा टाइम जब हमारी जो रिएक्शन है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कम होके आधी हो गई हो। फिर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन ने फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन अभी निकाला था। फिर उसके बाद एट हाफ लाइफ पीरियड, तो अब जब हाफ लाइफ में हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, तो उसके लिए हमने क्या करा, जो एक्स की वैल्यू थी वो कंसंट्रेशन के हाफ कर दी।
तो हमारा जो टाइम भी है वो भी हमने हाफ़ कर दिया। तो x की जगह हमने रखा a/2 और टाइम की जगह भी हमने रखा t/2 और इसको हमने पुट कर दिया हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टर्म में। फिर उसके बाद हमारा जो फाइनल आया वो हमारा आया 0.693/k। ये हमारी हो गई मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आपको खुद करना है। और अपन को एक बात मालूम है कि जो log t होता है, log t की वैल्यू क्या होती है 0.30 या 301। फिर ये प्रूफ होने के बाद हमने लिख दिया thus the half life period is independent of the initial concentration। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होती है किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, क्योंकि इसमें कहीं पे भी हमारा कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमको बोला कि प्रोपोर्शनल फाइंड करना है किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, If rate of reaction does not depend on the concentration of reaction then it is known as zero order reaction। तो ये हमको मालूम है कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसके बाद है फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जो हमारी रिएक्शन है वो ज़ीरो ऑर्डर होती है, तब हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, k इक्वल्स टू a0 - a/t। अब जो हमारी हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ के लिए हम क्या करेंगे, t हाफ इंटू a इक्वल्स टू 1/2 a0, ये हम पुट करेंगे। तो इस वैल्यू को हम किस में रख देंगे, जो हमारा ज़ीरो ऑर्डर के लिए था, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन में हमने रखा। तो जो हमारा फाइनल कैलकुलेशन के बाद प्रोडक्ट आएगा वो कैसा हो जाएगा, t हाफ इक्वल्स टू हाफ a0/k। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे सारे कांस्टेंट हटाएंगे, तो हमारा कांस्टेंट कौन सा है, k भी हमारा कांस्टेंट है, हाफ भी हमारा कांस्टेंट है। तो उसकी जगह हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया और हमने प्रूफ कर दिया कि thus द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे थे कुछ IMP किसके, केमिकल काइनेटिक्स के लिए। अब ऐसे ही हम सॉल्यूशन के भी, सरफेस केमिस्ट्री के भी IMP देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।